Hello students, let me move on the next topic, and the next topic is conservative and non-conservative forces. Beta, in this video we will do these topics. Let I write these topics on the board. Conservative forces क्या होते हैं, पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे. आफ्टर दैट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ फोर्सेस हैं. टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव. आफ्टर दैट वी विल डू पावर. व्हाट इज पावर. पावर के बारे में कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम. उसके बाद एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम पावर से रिलेटेड कि कैसा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है. न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और उसके बाद एनर्जी को डिफाइन करेंगे. तो दीज टॉपिक्स वी विल डू इन दिस वीडियो. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. तो फर्स्टली आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाउ कैन वी डिफाइन फोर्स. देखो बेटा, एक बात है, जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी, उस लास्ट वीडियो में वरुण डाकर ने एक मैसेज किया था, सर आपका मेथड बहुत अच्छा है टीचिंग का, थैंक यू बेटा उसके लिए. पर उसने एक बात और कही कि सर बैकग्राउंड साउंड आ रही है. बेटा यस, बैकग्राउंड साउंड आ रही है, पंखा चला हुआ है. नहीं पंखा चलाते तो गर्मी होती है बेटा, गर्मी का आपको पता है कि कितनी गर्मी होती है. बट मैं इतना जरूर जानता हूँ, वो वीडियो देखी तो मैं उस पंखे यानी कि बैकग्राउंड साउंड के ऊपर मेरी साउंड हैवी है कि नहीं. तो हैवी है तो बेटा आप मेरी साउंड पकड़ो, बैकग्राउंड साउंड आ रही है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप उसके साथ कर सकते हैं. ये आपका टीचर भाई गर्मी में मर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा पंखा चला रखा है, ठीक है. जिस रूम में हमने ये सेट कर रखे वहां पे एसी है नहीं कि एसी लगवा लें हम. तो एसी जब लगेगी जब आप फीस देंगे. फीस आप देते नहीं हो, सैलरी हमारी आती नहीं है. तो बेटा आप इसको पॉइंट को नोट करके आप आगे बढ़ो. बस आप वॉइस टीचर की ऊपर ध्यान रखो कि टीचर की हमें वॉइस पकड़नी है और कोई वॉइस है ही नहीं. तो इतना तो अर्जुन बन सकते हो आप कि मतलब एक पॉइंट जो आपका एम है उसी के ऊपर ध्यान रहना चाहिए. क्लियर होगी बात. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. होते क्या भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस. बिल्कुल मैं डेफिनेशन इधर लिखूंगा, सिंपल सी डेफिनेशन है, साथ में एक दो एग्जांपल भी पढ़ लेंगे. द फोर्सेस ड्यू टू विच वर्क इज जस्ट ओनली डिपेंड्स ऑन the initial and final position of object, but not depends on the path followed. So the factor due to which work is just only depends on the initial and final position of the object, but not depends on the path followed. ये भाई अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है वर्क, वो फोर्स क्या कहलाया जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स. और जिस फोर्स में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड करे, पाथ फॉलोड पे, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव. मेरे ख्याल में डेफिनेशन आप दोनों फोर्सेस की लिख सकते हैं. आप कंजर्वेटिव की मैंने लिख दिया है, द फोर्स ड्यू टू विच वर्क इज जस्ट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा तो दैट वर्क इज कॉल्ड. जिस वर्क के द्वारा काम हुआ और वो काम किस पे डिपेंड करे बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो सच टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं. एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया. ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे. फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये कितनी हाइट पे है, मान लिया इनिशियली वो है h1 हाइट पे. इनिशियली कितनी हाइट पे है, h1 पे, फिर वो b पे आ गई और फिर वो ग्राउंड पे चली गई, c पे, ये अर्थ पे चली गई. तो अब ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करी है, जब मैं ए से इसको छोड़ूंगा तो ये बी से होती हुई कहां जाएगी, सी पे. तो अगर मैं ए पे इसके
वर्क निकालना चाहूँ, बी पे निकालना चाहूँ और सी पे निकालना चाहूँ, तो केवल और केवल इन पोजीशंस के डिफरेंस के ऊपर ये बात डिपेंड करेगी, बाकी और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। ये कैसे आ रही है, पानी से आ रही है, हवा से आ रही है, मिल्क से आ रही है, हनी से आ रही है, दैट नॉट फैक्टर। फैक्टर किस पे डिपेंड कर रही है, ये केवल और केवल अपनी पोजीशंस पे। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये भी इसके एग्जांपल हो गई। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो। केवल मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकते हैं, केवल दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्लियर होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन। अब देखो बात करो नॉन कंजर्वेटिव की। नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपने आप लिख सकते हैं। शाबाश, क्या बताई थी नॉन कंजर्वेटिव की? उल्टी कर दो। नॉन कंजर्वेटिव की उल्टी का मतलब क्या हुआ? द फोर्स इज ड्यू टू विच वर्क इज जस्ट ओनली डिपेंड्स ऑन क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पाथ फॉलोड। चेंज कर दो आपस में और ये यहाँ पे आ जाएंगे। पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे, जबकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ना करे, तो उस टाइप ऑफ फोर्सेस को क्या कहेंगे हम? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या कहेंगे भाई हम? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल देखो भाई, मैं लिखता हूं यहाँ पे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल भाई, एक तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि आपने लास्ट टॉपिक निपटाया है, फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरा बेटा इंडक्टिव फोर्स। इनमें से एक फोर्स से आप चिरपरिचित हैं, पूरा आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स उसके पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ स्मूथ है, पाथ रब्ड है, या भाई आपका रफ सरफेस है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड पे। सो वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिमिलरली इंडक्टिव फोर्स भी होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो भी पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। अब इंडक्टिव फोर्सेस वैसे अगर आपको 10वीं में बताया गया हो बेटा, 10th क्लास में अगर फुल डिटेल से बताया गया हो तो वहां पे बताया जाता है, पर +2 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इंडक्टिव फोर्सेस होते क्या हैं। इंडक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे ट्रांसफॉर्मर पड़ा है, ट्रांसफॉर्मर में है ना इंडक्शन प्रोड्यूस होता है आपस में प्लेट्स के अंदर। तो प्लेट्स के अंदर इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इंडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट के पाथ पे डिपेंड करता है। तो हेंस वी कंटेन्स दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है ये? नॉन कंजर्वेटिव। तो ये एग्जांपल्स आप ध्यान रखना, एग्जांपल से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो सुन लो। वो ऐसे बन सकता है भाई, विच फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इंडक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और नन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसी एग्जाम्पल को चेंज कर दे तो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? तो बेटा एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल्स से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गई? दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गई, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है बेटा पावर। पावर देखो क्या होती है, हाउ कैन वी डिफाइन पावर? तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम। सिंपली, वेरी गुड, आप सभी को पता है पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ, ये पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. So power is equal to W by T लिख सकते हो आप, फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू W by T। W is work, T is time। वर्क को आप क्या लिख सकते हो? वर्क को आप लिख सकते हो F डॉट S। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख दिया भाई मैंने, F डॉट S लिख सकते हैं। चलिए S by T को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डॉट V। पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्लियर होगी?
आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पावर किसके बराबर होएगी, तो पावर अगर वहां से आपका एफ वी मिल जाए, ठीक है, एफ वी कोस थीटा मिल जाए, ये दोनों ही आंसर आपके ठीक हो सकते हैं। तो अगर ये भी मिले तो भी ये मैक्सिमम बात हो जाती है, और ये तो आपका जनरल फॉर्मूला आप यहाँ से लिख ही सकते हो बेटा। डॉट प्रोडक्ट अगर ओपन करोगे तो क्या लगता है, थीटा लगता है, ठीक है। वेक्टर में हमने पढ़ लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। डन। तो ये पावर का फॉर्मूला होगा। मेरे ख्याल में पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा सभी को, या सब मेरे बच्चे आप निकाल सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। हमने डायमेंशनल एनालिसिस में खूब प्रैक्टिस कर ली। पावर का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो कई बच्चों को तो यूनिट भी पता है, वेरी गुड। क्या होती है भाई, वाट। क्या होती है यूनिट, वाट। अब वाट का फिर थोड़ी सी और बड़ी यूनिट कर लेते हैं हम, किलोवाट, यानी कि 10 की पावर 3 वाट होती है। मेगावाट, यानी कि भाई ये 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। कई बार एक है ना, एक और अलग से यूनिट पूछी जाती है, हार्स पावर। कई बार आप बोलते नहीं हो बेटा, जैसे घर में जो आटा चक्की वाली वो होती है मोटर, आटा चक्की वाली मोटर होती है, तो वो हम क्या बोलते हैं जब उसको परचेज करने जाएं या आपस में डिस्कस भी करते हैं तो बोल देते हैं ये कितने हॉर्स पावर की है, कितने हॉर्स पावर की है। तो ये हॉर्स पावर कितना होता है, कितने के बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर। तो ये आप ध्यान रखो, 746 वॉट, या यानी कि ये कमर्शियल यूनिट भी होती है। और हॉर्स पावर में ही जनरली बड़ी बड़ी जो डिवाइसेस होती हैं उनकी पावर को हम मेजर करते हैं। तो पावर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा बेटा। एक चीज आपके भरोसे छोड़ी है बस मैंने, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। तो पावर क्लियर। चलो अब इसी के ऊपर देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन बनता कैसे है, चलो मैं एक बार रफ कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं। पावर में बेटा एक बार है ना, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पावर जो है, ठीक बात है जी, पावर इज इक्वल टू W/T होती है। पावर की यूनिट आपकी वाट होती है, SI यूनिट। तो 1 वाट को डिफाइन किया जाए, हाउ कैन वी डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो 1 वाट इज इक्वल टू, वर्क को क्या लिख सकते हो, 1 जूल बाय 1 सेकेंड, ऐसे कह सकते हैं ना। तो किसी भी डिवाइस की पावर 1 वाट कही जाएगी इफ इट विल डू 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। द पावर ऑफ एनी डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट। द पावर ऑफ एनी डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट इफ इट विल डू 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। इफ इट विल डू 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। नाउ वी विल टेक द न्यूमेरिकल। अब देखो भाई, न्यूमेरिकल है आपका, मैं लिख लेता हूं, स्टेटमेंट लिख लेता हूं बेटा। An elevator weighing 500 kg is to be lifted up, is to be lifted up at a constant velocity, at a constant velocity of 0.4 meter per second. What is minimum horsepower? What is minimum horsepower of the motor to be used? Of the motor to be used. एक बात सुनो भाई, जो बच्चे हैं ना वीडियो में ये लिख देते हैं कि प्रेजेंट सर, मेरे पास मैसेज तो आ ही जाता है, उनका ये भी मैसेज आ जाता है कि किसने लाइक किया और किसने डिसलाइक किया है। तो जितने मेरी क्लास के बच्चे हैं वो सभी वीडियो को जब देख रहे हो तो बेटा लाइक किया करो। उससे मेरे को क्या पता चलता है, सुनो बात ध्यान से। जैसे अब मैं बीच में ये बात बोल दी मैंने, वीडियो के बीच में बोल दी, तो इसका मतलब अब मेरे को ये पता चलेगा कौन से बच्चे तो वीडियो को जस्ट चला के बंद कर देते हैं, प्रेजेंट सर लिख के भेज देते हैं, और कौन से बच्चे कंप्लीट वीडियो देखते हैं।
तो इसीलिए मैं ये बीच में पॉइंट्स कुछ नोट करने के लिए डाल देता हूं कि बीच में आज मैं देखूंगा इस वीडियो में कि कितने लाइक मिलते हैं, और जितने लाइक मिलेंगे ना, जो बच्चे का लाइक मिलते हैं मेरे को मैसेज मिल जाता है इसने लाइक किया है, उन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बनते हो कि चलो भाई हमने एक बार देखा, मैसेज कर दिया प्रेजेंट सर आई एम मानसी फ्रॉम 11th क्लास, चलो आगे, प्रेजेंट सर आई एम अंकित फ्रॉम 11th क्लास, चलो आगे, वीडियो स्किप कर दी, कंप्लीट देखी नहीं। अब की बार मैं ये बीच में जो पॉइंट्स बोलता हूँ इन बीच में पॉइंट्स को ध्यान रखना। तो लाइक के ऊपर अब आपको मैं प्रेजेंट दूंगा। चलो भाई अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई भाई बातों में। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। An elevator weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई। अब ये पावर से रिलेटेड है कि मिनिमम हार्स पावर निकालनी है उस मोटर की जो उस लिफ्ट को इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर उठा रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो भाई। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी वाली बात देख लो, वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू, फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स को हम mg लिख सकते हैं, बिल्कुल वेट के बराबर होता है, m इंटू जी इंटू वेलोसिटी आ गई। मास कितना दे रखा है 500 kg, g की वैल्यू आप 9.8, वेलोसिटी आपकी 0.4। ठीक है, इसको सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है ये वाट। पावर कितनी आ गई 1960 वाट। अब आपको ये आंसर निकालना किस में है, हॉर्स पावर में निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू 1900 डिवाइड बाय 746 एंड व्हेन यू कैंसल आउट दिस वैल्यू यू विल गेट 2.61 HP। कितनी वैल्यू मिलेगी भाई हमें, 2.61 हार्स पावर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा दिमाग के साथ आप अटेम्प्ट करो बेटा कि वेलोसिटी वाला फॉर्मूला कहाँ है पावर का, तो ये बात ध्यान रख के आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी, जो लास्ट 5th टॉपिक हमने लिखा था आज की इस वीडियो में। तो 5th टॉपिक एनर्जी पे चलिए। एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी ऑब्जेक्ट is called its energy. SI unit of energy is, बोलो भाई क्या होती है SI यूनिट, जूल, और CGS यूनिट आर्च। CGS यूनिट क्या होती है, आर्च। कैलोरी भी कई बार यूज कर लेते हैं हम, कैलोरी। तो कैलोरी का भी पता होना चाहिए आपको कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं या एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। पर यहाँ पे आप ध्यान रखो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 होता, वैसे तो मैंने 18 पे ही रख दिया, 18 जूल के इक्वल होता 1 कैलोरी। क्लियर होगी। और एनर्जी भाई, अब देखो मैं एनर्जी के बारे में ठीक है लिख दिया हमने, इसकी SI यूनिट पढ़ ली और CGS यूनिट भी पढ़ ली। अब एनर्जी के बहुत टाइप होते हैं, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी। तो वैसे तो आप काउंटिंग करो तो बहुत टाइप ऑफ एनर्जीज होते हैं, बट मेनली अभी मैं इस यूनिट में आपको करवाऊंगा 2 टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी आपकी क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ये हम 2 टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखो मैं लिख भी देता हूं अब काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, यहीं पे कंप्लीट करो डेफिनेशन। फिर इसके बाद जो डिटेल में है, डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन दोनों के बारे में, पर यहाँ डेफिनेशन मैं क्लियर कर रहा हूं भाई। डेफिनेशन दोनों एनर्जी की क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय the energy possessed due to the motion of object, due to the motion of object is called its kinetic energy, and the energy
possessed due to the position of object, due to the position of object is called its potential energy। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डेफिनेशंस क्लियर होगी। एनर्जी मोशन की वजह से जो होगी काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन की वजह से जो होती है वो क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या क्या, सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके बाद हमने पहले अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ना कि पाथ फॉलोड पे। नॉन कंजर्वेटिव पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे, ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द पावर। हाउ कैन वी डिफाइन पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, एंड द पावर फॉर्मूला वी विल गेट P इज इक्वल टू W/T। और फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में आपको निकाला था पावर इज इक्वल टू F.V वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया हमने। फिर हमने पढ़ा बेटा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी मेनली दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और इनका मैथमेटिकल जो फॉर्मूले हैं वो बेटा आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप जितने ये टॉपिक्स हमने किए हैं पांचों, इन पांचों टॉपिक्स को पढ़ो, लर्न करो और अपनी फेयर नोटबुक में लिखो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।